हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को, आज के हमारे डेली करंट अफेयर को। और यहां पर हम डिस्कस करेंगे 16 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए, एंड तक सेशन में बने रहिए, लाइक और शेयर करके जाइएगा। और इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिए और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी लगाइए। तो एंड तक देखिए, इंटरेस्टिंग सेशन है, सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं 16 अक्टूबर के करंट अफेयर में। सबसे पहले क्वेश्चन पर, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ाया है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी सुर्खियों में है। यहां पर बात की जा रही है फाइनेंस कमीशन की। आपको पता है, अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। एक संवैधानिक संस्था है। केंद्र और राज्य के मध्य में वित्त के बंटवारे को लेकर, राजस्व के बंटवारे को लेकर, रेवेन्यू के बंटवारे को लेकर यह सिफारिशें देने का काम करता है। तो आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। अभी 16वां वित्त आयोग गठित किया जा चुका है। अरविंद पनगरिया 16वें वित्त आयोग के भारत में अध्यक्ष हैं। ओके, सबसे पहली बार जो वित्त आयोग आया था वो 1951 में गठित किया गया था और अभी 16वां वित्त आयोग गठित किया जा चुका है। इसकी जो रिकमेंडेशन है, वैसे तो 31 अक्टूबर तक इसे अपनी रिकमेंडेशन केंद्र को देनी थी, लेकिन अब इसका कार्यकाल नेक्स्ट मंथ 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये 30 नवंबर तक अपनी रिकमेंडेशन केंद्र को देगा और केंद्र इसको 2026 से लेकर 2031 तक के 5 साल तक इसे लागू करेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। तो कैजुअली आपको सारे फैक्ट यहां पर समझ में आ जाते हैं। 31 अक्टूबर तक इनको रिपोर्ट देनी थी, अपनी रिकमेंडेशन देनी थी, लेकिन अब टाइम बढ़ा दिया गया 30 नवंबर तक का। इसके अलावा जो ये फाइनेंस कमीशन है ना, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2005 में लाया गया था, इसके तहत दी जाने वाली जो राशि है उस पर भी अपना रिव्यू देगा और रिव्यू करेगा और इसकी भी रिकमेंडेशन केंद्र को सौंपेगा। तो 31 दिसंबर 2023 को 16वें फाइनेंस कमीशन की स्थापना की गई थी। 5 मेंबर की एक संस्था है, अरविंद पनगरिया, जो कि नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, सॉरी। तो ये अरविंद पनगरिया जो कि 16वें फाइनेंस कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष है। रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा। 1 अप्रैल 2026 से लेकर 2031 तक इससे लागू किया जाएगा देश में। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 280 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। काम क्या है फाइनेंस कमीशन का, ये मैंने आपको बता दिया। 5 मेंबर होते हैं और हर 5 साल में प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। यह भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फाइनेंस कमीशन का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो हर 5 साल में या फिर जरूरत पड़ने पर भारत के प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। ओके, देखिए अभी 16वां फाइनेंस कमीशन है। सबसे पहला जो फाइनेंस कमीशन था 1951 में गठित किया गया। इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसकी रिकमेंडेशन लागू की गई थी इस फाइनेंस कमीशन की 1952 से लेकर 1957 तक 5 साल के लिए। जो हमारा 15वां वित्त आयोग था वो 2017 में गठित किया गया। एनके सिंह इसके अध्यक्ष थे और इसकी रिकमेंडेशन 2021 से 2026 तक लागू होगी। 31 मार्च 2026 तक लागू है और फिर 1 अप्रैल से जो 16वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगरिया है, इनकी रिकमेंडेशन लागू होगी 2026 से लेकर 2031 तक के फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, तो अभी इनका जो टाइम पीरियड है बढ़ाया गया है। 31 अक्टूबर को 16वें वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी थी, सिफारिशें देनी थी केंद्र को। यह 30 नवंबर तक के लिए बढ़ाई गई है, इसलिए अभी ये सुर्खियों में है। आगे चलिए, चर्चित कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कीजिएगा। यहां पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात की जा रही है जिसका नाम है कीरू जल विद्युत परियोजना और यह हमको देखने को मिलती है भारत के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर इसे बनाया गया है। चिनाब नदी पर यह जल विद्युत परियोजना बनाई गई है।
अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत 12 लाख क्यूबिक मीटर के डैम का काम अभी वर्तमान में 10 लाख क्यूबिक मीटर तक का पूरा हो गया है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह जानकारी दी है कि इसका ऑलमोस्ट 10 लाख क्यूबिक मीटर का काम पूरा हो चुका है, थोड़ा सा बचा है और नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2026 तक यह पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी सुर्खियों में था। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में यह देखने को मिलती है और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 624 मेगावाट है। कीरू जल विद्युत परियोजना, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट इसे डेवलप कर रहा है। चिनाब रिवर की भी बात कर लेते हैं। इंडस रिवर की या सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी है चिनाब नदी। वैसे डायरेक्ट जहां से निकलती है दो अलग अलग शाखाओं में निकलती है, एक है चंद्र और एक है भागा रिवर, और चंद्र भागा रिवर आगे चलकर चिनाब रिवर के रूप में जानी जाती है। इनका जो मिलन है इसे अस्किनी रिवर के रूप में जाना जाता है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान में बहती है। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के बड़ाला चाला पास से इसका उद्गम देखने को मिलता है। 974 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और फिर जाती है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और फिर अरब सागर में जाकर, वैसे तो ये ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी की, तो ये सिंधु में मिलती है और सिंधु आगे चलकर अरब सागर में जाकर गिरती है। तो चिनाब रिवर पर कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। और विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी 624 मेगावाट की देखने को मिलती है। आगे आ जाएं। विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे हर साल मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। यह एसएससी में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक संस्था है जो कि भूखमरी को कम करने के लिए, वर्ल्ड से जो हंगर है उसको खत्म करने के लिए काम करती है, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए काम करती है। इस संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। उद्देश्य वही है जो कि संस्था का काम है, पूरे वर्ल्ड से पॉवर्टी और हंगर को खत्म करना, फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, फूड सिक्योरिटी के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाना। ओके, यह उद्देश्य है वर्ल्ड फूड डे को मनाए जाने का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मोटो भी यही है। 16 अक्टूबर को यह डे मनाया जाता है। सबसे पहली बार 1979 में जो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो 20वीं जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, उस समय डिसाइड किया गया था 1979 में कि हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाएगा। तब से यह हर साल मनाया जा रहा है 16 अक्टूबर को। 2025 में हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर वर्ल्ड फूड डे की थीम है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संस्था की यहां पे बात हो रही है, तो संस्था के बारे में ये तो आपको पता चल गया कि संस्था का काम क्या है ना, पूरे वर्ल्ड में हंगर को खत्म करना, भूखमरी को कम करना, फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। इसके लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसे कहा जाता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है। 195 मेंबर कंट्री हैं वर्तमान में FAO के। क्यू डोंग्यू जो कि चाइना से आते हैं, ये डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं इस संस्था के। तो इसी का स्थापना दिवस 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस है। आपको आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए आप स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। बायलिंगुअल आपको ई बुक यहां पर मिल जाएगी, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस। तो ये ई बुक आप बायलिंगुअल ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली एसएससी सीपीओ का जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये ई बुक आपको लास्ट टाइम रिवीजन में काफी मदद करेगी। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, जैसा कि यहां पर आप देखिए, इस पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हर्डल आता है तो ई बुक है बायलिंगुअल सभी सब्जेक्ट की, स्पेशली एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट जाकर आप वहां पर ज्वाइन कीजिए और एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक को, क्योंकि आपको डेली करंट अफेयर की वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, मॉक टेस्ट आप वहां पर लगा सकते हैं, अदर काफी सारे कोर्सेस और पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो आप एक बार चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। और तब तक हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर एक आइलैंड की बात हो रही है, चर्चित थीटू आइलैंड कहां स्थित है? थीटू आइलैंड ये अभी सुर्खियों में था और ये हमको देखने को मिलता है साउथ चाइना सी में। थीटू आइलैंड, देखिए लोकेशन अगर हम देखें ना तो ये साउथ चाइना सी का रीजन है पूरा। इस पर क्या होता है कि चाइना पूरे रीजन पर अपना क्लेम करता है, लेकिन जो आसपास की जैसे वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, है ना, ताइवान हो गया, इनके मध्य में ये विवादित क्षेत्र काफी सारे साउथ चाइना सी में। वैसे ये इंटरनेशनल एक सी एरिया है, पर यहां पर काफी सारे देश अपना वर्चस्व के लिए अपना दावा करते हैं। तो यहां पर एक आइलैंड देखने को मिलता है, थीटू आइलैंड है, तो ये फिलीपींस के अंडर में। अभी इसके पास ये जो आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है ना, इसके पास के एरिया में फिलीपींस और चाइना की जो शिप होती है ना, वो आपस में टकरा गई। चाइना और फिलीपींस की शिप आपस में यहां पर टकरा गई, जिसके कारण दोनों देशों ने एक दूसरे पर ब्लेम किया है, चाइना और फिलीपींस ने, कि दोनों देशों ने, मतलब चाइना का बोलना है कि फिलीपींस ने ये जानबूझ के किया है, और फिलीपींस का कहना है कि चाइना ने ये जानबूझ के किया है, क्योंकि वो साउथ चाइना सी में अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है और कब्जा करना चाहता है, तो आसपास के देशों को परेशान कर रहा है, ऐसा फिलीपींस का कहना है। तो इसीलिए अभी इंटरनेशनल, है ना, ग्लोबली थीटू आइलैंड अभी सुर्खियों में था, काफी गहमा गहमी हो गई थी चाइना और फिलीपींस के मध्य में। अगर हम पर्टिकुलर थीटू आइलैंड की बात करें तो इसकी लोकेशन हमको पता चलती है साउथ चाइना सी, और द्वीप किस देश के अंडर में है? तो ये फिलीपींस के अंडर में है, फिलीपींस का द्वीप है। इसे पगासा आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और चाइना अपने यहां पर इसे जोंगी आइलैंड के रूप में पुकारता है। ये चाइना का नाम है, इंटरनेशनली इसे पगासा आइलैंड या फिर थीटू आइलैंड के रूप में जाना जाता है। आइलैंड पर चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, वैसे फिलीपींस के तो अंडर में है ही, लेकिन ये देश भी ऐसे हैं जो कि अपना क्लेम करते हैं। तो चाइना के साउथ चाइना सी एरिया में, चाइना के साउथ में आता है ये एरिया, यहां पर डिस्प्यूटेड एरिया है पूरा की पूरा साउथ चाइना सी का। सभी देश अपने अपने लेवल पर अलग अलग क्षेत्रों पर अपना दावा करते हैं। तो इसी में थीटू आइलैंड भी है, जिस पर है तो फिलीपींस का कंट्रोल, लेकिन सभी देश जो कि हमने यहां पर देखे, वियतनाम, ताइवान, चाइना, ये सब अपना दावा करते हैं। ठीक है ना। तो अभी इंटरनेशनली ये सुर्खियों में था, क्योंकि इसके पास में फिलीपींस और चाइना के जो ट्रेड शिप हैं वो टकरा गए थे, व्यापारी जहाज। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका किसके पास है? फिलीपींस का। इसका एरिया काफी छोटा है, 0.37 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन यहां पर जो आइलैंड है, अगर जिस भी देश के हाथ में वो रहेगा, साउथ चाइना सी के दक्षिणी रीजन में उसका डोमिनेंस बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर वो अपनी सेना लगा सकता है। तो चाइना चाहता है कि भाई वो इसके पास आ जाए, इसलिए ये विवादित क्षेत्र देखने को मिलता है। तो अब यहां पर चाइना का अगर हम डिस्प्यूट देखें ना, तो चाइना क्या करता है कि पूरा जो साउथ चाइना सी का एरिया है ना, वो कहता है चाइना कि भाई ये हमारा 9 डैश लाइन का हिस्सा है। चाइना के द्वारा खींची गई काल्पनिक लाइन है, जिसमें क्या होता है कि चाइना साउथ चाइना सी के पूरे रीजन पर अपना दावा करता है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, तो ये चाइना की 9 डैश लाइन है ये। तो पूरे साउथ चाइना सी को चाइना अपना बताता है, अपना दावा करता है, और इसके अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग देश भी अपना दावा करते हैं। पहले ये 10 डैश लाइन के नाम से जाना जाता था, 1947 में चाइना ने ये मैप जारी किया था। अब इसे 9 डैश लाइन के रूप में जाना जाता है। तो इसी में थीटू आइलैंड भी आता है दक्षिण में, जिस पर चाइना अपना दावा करता है, लेकिन ये फिलीपींस का द्वीप है। ओके, हाल ही में रवि नायक का निधन हो गया। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? रवि नाइक ये गोवा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। गोवा की अदर काफी सारी मिनिस्ट्रीज इन्होंने जो है वो संभाली है। रवि नाइक, अभी इनका निधन हो गया था, ठीक है, हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। तो एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन, 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। गोवा से संबंधित बीजेपी के ये मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। 1991 से लेकर 1993 तक गोवा के चौथे सीएम के रूप में इन्होंने काम किया। रवि नायक, हाल ही में इनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
भारत को 7वीं बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य कब से कब तक की अवधि के लिए चुना गया है? यहां पर बात हो रही है ह्यूमन राइट काउंसिल की। ओके, यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसका भारत एक बार फिर से मेंबर बना है, 7वीं बार। और इस बार इंडिया को 2026 से लेकर 2028 तक के टाइम पीरियड के लिए इसका सदस्य चुना गया है। 2026 से 2028 के एंड तक इंडिया इसका मेंबर रहेगा और 7वीं बार इंडिया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर बना है। देखिए, काउंसिल के बारे में बात करें, यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी बॉडी है जो कि पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी देश में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो ये ह्यूमन राइट काउंसिल देखती है ना, दुनिया में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है कहीं भी। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 में की गई थी। जुर्ग लेबर इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इसका मेंबर बना है 7वीं बार इंडिया। वैसे अगर हम इस काउंसिल की बात करते हैं तो इसमें 47 मेंबर होते हैं। कितने? 47। और हर मेंबर 3 साल के लिए चुना जाता है। तो हम 2026, 27 और 28 अब इस टाइम पीरियड के लिए फिर से 7वीं बार मेंबर बने। 47 मेंबर होते हैं। हर रीजन से पर्टिकुलर अमाउंट में सीट दी जाती है। रीजन डिसाइड किए गए हैं पूरे वर्ल्ड को मिलाकर और हर रीजन से पर्टिकुलर अमाउंट में सीट दी जाती है और इन अलग अलग जो सीट होती है हर रीजन की, वहां से अलग अलग देशों को इलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका से 13 सीटें हैं ह्यूमन राइट काउंसिल में यूनाइटेड नेशन की। एशिया पैसिफिक से 13 सीटें देखने को मिलती है। ईस्टर्न यूरोप से 6 सीटें देखने को मिलती है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन जो कंट्रीज है वहां से 8 सीटें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में देखने को मिलती है और वेस्टर्न यूरोप और दूसरे जो स्टेट्स हैं छोटे छोटे, वहां से 7 सीटें देखने को मिलती है। ऐसे 47 सीटें हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। ये सीटें याद रखना, ये पूछी जाती, पॉज करके पढ़ लेना या फिर पीडीएफ ले लेना, ठीक है। तो जो एशिया पैसिफिक रीजन है ना, यहां से इंडिया को भी एक सीट फिर से दी गई और 7वीं बार इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर बना 3 साल के लिए, 2026 से 2028 के लिए। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिक्की, इसके नए अध्यक्ष बने हैं अनंत गोयनका। फिक्की का नाम सुना है, हमने कुछ सेशंस पहले फिक्की की बात की थी अगर आपको याद हो तो। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भारत में जो उद्योग है उनका एक परिसंघ है। भारत में जो इंडस्ट्रीज है, जो उद्योग हैं, उनका एक ऐसा संघ है जो कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज इनके बीच में पुल का काम करता है। गवर्नमेंट की कोई बात है तो वो इंडस्ट्रीज तक पहुंचाता है, इंडस्ट्रीज की कोई बात है तो गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, मतलब ब्रिज के रूप में ये संस्था काम करती है। हर चीज में, हर जो इंडस्ट्री होती है, हर प्रकार के व्यापार, कोई भी क्षेत्र में कोई ना कोई एक ऐसी बॉडी होती है जो उसको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है ना। जैसे मजदूर संघ होता है, मैंने काफी बार एग्जांपल दिया, पूरे मजदूरों के हितों की बात मजदूर संघ देखता है ना। लेबर यूनियन अगर आपने कभी देखा हो, कंपनीज में रहते हैं तो उनका एक अध्यक्ष होता है। उस तरीके से फिक्की काम करता है भारत में इंडस्ट्रीज के लिए। इसका नया प्रेसिडेंट 2025-26 के लिए बनाया गया है हाल ही में अनंत गोयनका को, और इन्होंने रिप्लेस किया है हर्षवर्धन अग्रवाल को। तो अब नए अध्यक्ष फिक्की के कौन? अनंत गोयनका। ये अनंत गोयनका मुंबई से आते हैं। एक ग्रुप है भारत में, कंपनी है आरपीजी ग्रुप, इसके वाइस चेयरमैन के पद पर है। फोर्ब्स के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा चुका है। हुरून के द्वारा मोस्ट रेस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स का अवार्ड इनको दिया जा चुका है। टाइम मैगजीन के द्वारा टॉप यंग मेकर्स का अवार्ड इनको दिया जा चुका है। तो काफी सारे अवार्ड है अनंत गोयनका के पास, और अब ये फिक्की के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में फिक्की का। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वन रक्षक परियोजना को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। यह परियोजना कब शुरू की गई थी? एक परियोजना है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, इंडिया में एक एनजीओ के रूप में यह काम करता है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, काम क्या होगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए यह एनजीओ काम करता है, ठीक है। इसने एक
प्रोजेक्ट शुरू किया था, वन रक्षक प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इसको इसने लॉन्च किया था सन 2000 में, और अब 2025 में इसके 25 साल पूरे हुए। ये प्रोजेक्ट पता है क्या, जितने भी फॉरेस्ट रेंजर है ना, उनको ट्रेन करना, उनको अच्छे इक्विपमेंट देना, उनकी संख्या को बढ़ाना, ताकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किया जा सके। तो ये वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट था, वन रक्षक प्रोजेक्ट। सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी, और अभी इसके 25 साल पूरे हुए हैं, ठीक है। 2000 में वन रक्षक प्रोजेक्ट लाया गया था, भारत में ऐसी फोर्स बनाना और उसे ट्रेनिंग देना जो प्रोटेक्टेड एरियाज और वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा कर सके। यह उद्देश्य था वन रक्षक प्रोजेक्ट का, ठीक है ना। तो सन 2000 में लाया गया फॉरेस्ट रेंजर को ट्रेनिंग देकर उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए। इसमें क्या किया जाता है, 4 पिलर्स से डिसाइड किए गए थे प्रोजेक्ट के। वन रक्षक फॉरेस्ट रेंजर्स को पहले तो ट्रेन किया जाए, उनको बेटर इक्विपमेंट दिए जाएं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के प्रति उनको अवेयर किया जाए, और रेंजर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाए ताकि वो प्रोटेक्शन के लिए काम कर सके। ये प्रोजेक्ट पूरा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का था, एनजीओ है इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के साथ मिलकर ये काम करता है इंडिया में। इस एनजीओ की स्थापना 1998 में की गई, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्या है आपको पता है? वर्चुअल म्यूजियम मतलब, अगर वर्चुअल म्यूजियम देखें तो डिजिटली किसी चीज की, ऐसी चीज की आकृति जो कि स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कभी चोरी हो गया था किसी भी सभ्यता से, किसी भी देश से, तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है वर्चुअल म्यूजियम में। डिजिटली उसका कोई एक 3D ग्राफ होगा, एक 3D उसका मैपिंग की जाएगी, उसकी जानकारी दी जाएगी। तो ऐसा एक वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट दुनिया का पहला, इसे लॉन्च किया गया है यूनेस्को के द्वारा। किसने लॉन्च किया है? यूनेस्को ने। अभी एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जिसकी हमने बात की थी, मोंडिया कल्ट 2025 ये कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन किया गया था स्पेन के बार्सिलोना में, और यहीं पर यूनेस्को के द्वारा दुनिया का पहला स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया गया। आई होप आप समझ गए होंगे वर्चुअल वर्ल्ड क्या होता है, जो हम वीडियो गेम में देखते हैं या फिर जो हम 3D ग्राफ के माध्यम से जिनको देखते हैं, है ना, एक्चुअल में वो नहीं है लेकिन 3D ग्राफ के माध्यम से हम उसको बना रहे हैं, तो ये वर्चुअल वर्ल्ड है। तो ऐसी वर्चुअली 3D के माध्यम से ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे जो कहीं पर चोरी हुए होंगे, किसी सभ्यता के इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है ना, वर्ल्ड ग्लोबली फेमस है और उसको चोरी किया गया, तो इनके बारे में जानकारी पूरी यहां पर मिल जाएगी। म्यूजियम का उद्देश्य क्या है? चुराए गए या ट्रैफिकिंग किए गए जो ऑब्जेक्ट है उनके बारे में जानकारी देना और सभी देशों को आपस में जोड़ना कि भाई अगर किसी, जैसे ब्रिटेन के पास हमारे काफी सारी चीजें हैं चोरी की हुई, अब वो समझे कि भारत की सभ्यता से जुड़े हुए हैं तो इन फ्यूचर वो हमको वापस कर सकते हैं, इसीलिए उनको अवेयर करना और ऐसे देशों को आपस में जोड़ना। इसमें 240 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट ऐड किए जाएंगे जिन्हें वर्चुअल रियलिटी से देखा जा सकेगा, उनके बारे में जानकारी यहां पर इस म्यूजियम में दी जा सकेगी। तो कहां पर लॉन्च किया गया? स्पेन के बार्सिलोना में यूनेस्को के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। 2025 मोंडिया कल्ट कॉन्फ्रेंस कल्चरल के सेक्टर में या कल्चर के सेक्टर में सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड का। 2025 में स्पेन के बार्सिलोना में इसका आयोजन किया गया। पहली बार आयोजित किया गया इन रॉकन द्विपक्षीय अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है? इसको आप INROKN भी पढ़ सकते हैं, इन रॉकन में शॉर्ट में पढ़ दे रहा हूं। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि पहली बार आयोजित की गई है इंडिया और साउथ कोरिया के मध्य में। इंडिया और साउथ कोरिया के मध्य में इस नेवल एक्सरसाइज का आयोजन पहली बार ही किया गया। 2 फेज में यह आयोजित की गई, ठीक है। पहला फेज था हार्बर फेज और सेकेंड था सी फेज। आयोजन कहां पर? तो साउथ कोरिया का बुसान नेवल हार्बर पोर्ट, यहां पर 13 अक्टूबर को इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था इंडिया और साउथ कोरिया के मध्य में। वैसे इंडिया और साउथ कोरिया के मध्य में बहुत कम एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, तो क्योंकि ये पहली बार हो रही है, पहला एडिशन है इन रॉकन का, तो आपको इसे याद रखना चाहिए, पहला ही एडिशन है, पहली बार ही आयोजित किया गया। 2 फेज हार्बर फेज और सी फेज के
रूप में। ओके, तो किसके मध्य में आयोजित हुआ? इंडिया और साउथ कोरिया की नेवी के मध्य में आपसी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए, इस नेवल आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए इस नेवल एक्सरसाइज का आयोजन हुआ। साउथ कोरिया के बुसान नेवल हार्बर पोर्ट पर इसका आयोजन किया गया है। वैसे अभी हमने ऑस्ट्रा हिंद के बारे में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में। ऑस्ट्रा हिंद का 4th एडिशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के बीच में आयोजित किया जा रहा है। एक्सरसाइज का 13वां जो एडिशन था, एक्सरसाइज का जो एडिशन है ना 4th, वो 13 से लेकर 26 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद। 2025 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, और नेवल एक्सरसाइज इन रॉकन का आयोजन किया जा रहा है साउथ कोरिया के बुसान नेवल हार्बर पोर्ट पर, इंडिया और साउथ कोरिया के मध्य में। ओके, तो यहां पर हमारे 16 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, एक एक फैक्ट को यहां पर समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम लास्ट डे का जो हमारा करंट अफेयर था उसका हम रिवीजन कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? मालदीव। ये हमारा अभी हमने डिटेल में भी बात की। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन, कौन सा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में? तो ये 4th एडिशन है। फिर भारत द्वारा अंटार्कटिका में अपना नया 4th रिसर्च स्टेशन बनाया जाएगा, इस अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है मैत्री 2। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई? इसे लॉन्च किया गया IUCN के द्वारा। चर्चित ड्यूरेंट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये अगर हम पूरी बाउंड्री की बात करते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिलती है। कुछ हिस्सा इसका भारत से टच होता है और अफगानिस्तान और इंडिया बाउंड्री शेयर करता है 106 किलोमीटर की। 11वीं एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत को फाइनल मेडल टेली में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो इंडिया को 11th रैंक प्राप्त हुई है फाइनल मेडल टेली में। द ब्रह्मास्त्र अनलिस्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इस बुक को लिखा गया डी शिवनंदन के द्वारा। हाल ही में तूफान हालोंग कहां पर आया था? तूफान हालोंग देखने को मिला नॉर्दर्न फिलीपींस सी में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहां स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया तेलंगाना के हैदराबाद में। और दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भारत के किस स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया भारत के स्टार्टअप गैलेक्साई के द्वारा। तो ये सारे करंट अफेयर कल के थे हमारे, यहां पर हमने रिवाइज कर लिए। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। पहला क्वेश्चन क्या था? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में रिमोट लॉगिन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह है टेलनेट। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरला का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो वो 5 ईयर प्लान जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, वो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, जो कि 1956 से लेकर 1961 तक इंडिया में लागू था। दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? सेकेंड, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह कार्य करता है या व्यवहार करता है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, स्थापित किया गया था, शुरू किया गया था, इसकी बात की जा रही। तीनों क्वेश्चन को कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और CGT क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी। ओके, और अदर कोर्सेज भी आप एक बार विजिट कीजिए, काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।